संध्या के पिता ने अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली और संध्या को ज़बरदस्ती अपने पास रख लिया ताकि वो दूसरी पत्नी की सेवा में लगी रहे और दूसरी माँ अपना सारा मायका बुलवा लेती और संध्या सारा दिन उनके लिए खाने बनाने में लगी रहती और रात को थकन से चूर होकर बेहाल हो जाती। एक दिन घर में दावत थी तो सौतेली माँ का एक लंगड़ा कजिन आया हुआ था और उसे संध्या पसंद आ गई। तो पैसों के लालच में आकर पिता और माँ ने उसकी फौरन शादी कर दी। संध्या के तो होश उड़कर रह गए और अगले दिन पिता और माँ संध्या के घर गए तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ संध्या ने पति के साथ मिलकर उन्हें, पिताजी भगवान के लिए मेरी शादी ना करें, पिताजी तुम जो कहोगे मैं करूँगी, बस भगवान के लिए मेरी उस लंगड़े से शादी ना करो। वो रोते हुए अपने पिता के सामने हाथ जोड़ रही थी, लेकिन वो उसे कमरे से घसीटते हुए बाहर लेकर आया था, लेकिन वो अपना हाथ छुड़वा चुकी थी। दुल्हन के कपड़े पहने, चेहरे पर मेकअप लगाए वो बस रोए जा रही थी। आंसुओं से मेकअप खराब हो चुका था, आंखों का काजल तक फैल चुका था। उसके पिता के साथ खड़ी उसकी सौतेली माँ उसकी बेबसी का तमाशा देख रही थी। कहने लगी, देख ली तुमने अपनी बेटी की ढिठाई, ये अपनी माँ पर गई है, चरित्रहीन है, तभी शादी से मना कर रही है। ये सुनकर संध्या का जी चाहा कि अपनी सौतेली माँ का मुंह तोड़ डाले। उसका पिता कहने लगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, बंद कर अपने आंसू। लेकिन वो अपने पिता के पैरों में पड़ गई। कहने लगी, भगवान के लिए पिताजी, मैं इस लंगड़े से शादी नहीं कर सकती, मेरी ज़िंदगी को यूं बर्बाद ना करो, मैं तुम्हारी सगी बेटी हूँ, भगवान के लिए मेरे हाल पर दया करो। लेकिन उसने पीछे गर्दन से पकड़कर उसे खड़ा किया और फिर एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। अगर वो अपने पिता की गिरफ्त में ना होती तो गिर चुकी होती। कहने लगा, अगर तुमने कोई तमाशा किया या मेरी इज्जत उछाली तो याद रखना, मैं सबके सामने तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम्हारा गला घोट के रख दूंगा, समझी। फिर उसका पिता उसे बाजू से पकड़कर ज़बरदस्ती उसे शादी के मंडप तक ले गया जहाँ फेरे होने थे। वहाँ बस दूल्हा और थोड़े ही लोग थे और उसे ले जाकर बिठा दिया। उसकी दबी दबी सिसकियाँ साफ सुनाई दे रही थीं, लेकिन कोई वहाँ ऐसा नहीं था जो आंसुओं का कारण पूछता। फेरे शुरू हुए। कन्यादान के समय संध्या के हाथ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। जी चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। पता नहीं उसकी आगे की ज़िंदगी में और कितनी मुसीबतें थीं जो उसे सहन करनी थी। कई आंसू गिर चुके थे, लेकिन परवाह किसे थी, किसी को भी नहीं। जोर ज़बरदस्ती से उसकी शादी कर दी गई थी और उसे लंगड़े किशोर के हवाले भी कर दिया गया। वो सिसकियों से रोते हुए अपने घर की चौखट पार करके गई थी और ये नहीं पता था कि अगले रोज़ ही उसके साथ वो सिसकियों से अपने कमरे के कोने में बैठी रो रही थी। पूरे कमरे में अंधेरा था, सारे बल्ब बुझ चुके थे, जब अचानक से उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। उसका पिता सामने खड़ा था। उसने लाइट जलाई तो संध्या सहम कर और दीवार के साथ लग गई। पिताजी, भगवान के लिए मुझे कुछ न कहना, मुझे मारना नहीं पिताजी। चेहरे पे आंसू टूट टूट के गिर रहे थे, बाल बिखरे हुए थे। उसका पिता घुटनों पर उसके सामने बैठ गया। कहने लगा, देख, अगर तूने कोई तमाशा लगाया या तूने अपनी माँ के पास जाने की जिद की तो याद रखना, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अपने पिता की लाल लाल आंखों को देखकर वो और ज्यादा डर गई थी। कुछ नहीं बोली, लेकिन माँ की याद से दिल तड़प रहा था। रोते हुए माँ घर से निकली थी। उसका पिता कहने लगा, देख, तेरी माँ ने मुझसे जिद लगाई और उसका नतीजा तूने देख लिया। अगर तूने जिद करने की कोशिश की या मेरी किसी बात से कोई इनकार किया तो याद रखना, तेरा मैं वो हाल करूँगा कि याद रखेगी। वो कुछ नहीं बोली। उसका पिता कहने लगा, तू ये ना समझना कि तू मेरे आगे ज़बान चलाएगी और तो मैं तुझे तेरी माँ के पास भेज दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। समझ ले कि वो मर गई तेरे लिए, वो ना यहाँ दोबारा आएगी और ना तू उसके पास जाएगी। वो कहने लगी, पिताजी, मुझे अपनी माँ के बस ये कहना था कि। अचानक उसके पिता ने उसका गला दबाया इतनी ज़ोर से कि उसकी आंखें बाहर आने लगीं। कहने लगा, फिर माँ का नाम ले रही है। वो नहीं में सर हिलाने लगी और हाथ जोड़ने लगी। तब उसके पत्थर दिल पिता ने उसका गला छोड़ा था। वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। कहने लगा, चल यहाँ से उठ, जाके मुंह धोकर आ मेरे सामने और खाना खा। वो बेचारी चुपचाप उठी और वॉशरूम में जाके मुंह धोया और फिर चुपचाप खाना खाने लगी। साथ साथ सिसकियाँ भर रही थी। उसके पिता ने उसकी माँ को तलाक दी थी। रोते रोते उसकी माँ दरवाज़ा पीटते पीटते यहाँ से जा चुकी थी। रोई तो वो भी बहुत थी, बहुत रोई थी कि पिता, मुझे माँ के पास जाना है, मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ। पर वो नहीं जानती थी कि तलाक का क्या मतलब होता है। इतनी उम्र नहीं थी, फिर सारा समय घर पर गुजारा था, कहीं ज़्यादा आती जाती भी नहीं थी जो तलाक का मतलब पता होता। 13 साल की थी, स्कूल से और घर से फिर
फिर कहीं नहीं, जब से होश संभाला था, पिता को अपनी माँ के साथ उसने झगड़ा करते ही देखा था। हाथ उठाने से भी उसका पिता पीछे नहीं हटता था। उसकी माँ बहुत सुंदर महिला थी और संध्या का भी रंग रूप अपनी माँ पर ही गया था। पिता कोई सुंदर तो नहीं था, लेकिन शक्की स्वभाव का बहुत ज़्यादा था। हर समय अपनी पत्नी पर शक करता रहता और उसके शक का नतीजा यह था कि उसकी माँ उसके शक करने के कारण तंग आ चुकी थी। जब भी उसका पिता केशव घर आता तो घर आते ही सबसे पहले उसकी माँ की तरफ गौर से देखता, फिर कमरे में चला जाता। कभी बेड के नीचे से कुछ देखने लगता तो कभी वॉशरूम में घुस के देखता और कभी बाहर वाली खिड़कियाँ खोलकर इधर उधर देखता, जैसे कोई अभी कमरे से निकलकर भागा हो। ऐसा लगता था जिसे पता नहीं क्या हो गया हो। उसकी भी पत्नी कहने लगी, बस भी कर दो, कब तक मुझ पर यूं शक करते रहोगे? कई बार तुम्हें कह चुकी हूँ कि कोई नहीं आता यहाँ पर। अरे तुम घर पर ताला लगाकर जाते हो, उसके बाद भी तुम्हें मुझ पर शक है। वो कहने लगा, अपनी जुबान बंद करो। कभी ड्राइंग रूम में जाकर देखता तो कभी संध्या के कमरे में झाँक कर देखता कि शायद कोई मिल जाए। उसकी पत्नी तंग आकर कहने लगी, ऐसा करो, अलमारियाँ खोलकर देख लो, शायद तुम्हें कोई मिल जाए। ये कहना था कि वो गुस्से से अपनी पत्नी के पास आया और अपने हाथ से उसके मुंह को दबाकर कहने लगा, अपनी ज़बान बंद रखो। अगर मुझे कोई दिख गया तो तुम्हें भी जान से मार डालूंगा और उसे भी। वो कहने लगी, जिस औरत का पति घर आते ही पूरे घर की तलाशी ले और उसके चरित्र पर शक करे, वो वैसे ही मर जाती है। तुम मरे हुए को क्या मारोगे? जब तक वो पूरे घर की तलाशी ना लेता उसे सुकून नहीं आता था। फिर कहने लगता कि ये तुम्हारे होठ गुलाबी क्यों लग रहे हैं? क्या तूने लिपस्टिक लगाई है? वो कहने लगी कि मुझे तो समय हो गया, मैं तो तैयार ही नहीं होती तुम्हारे इस शक्की स्वभाव के कारण। लेकिन वो अपने हाथ की कलाई उसके होठों पर रगड़ कर देखता कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही। इसके बाद भी उसे थप्पड़ मार देता, कहता कि इस बार तो तुम बच गई हो, लेकिन जिस दिन मैंने देख लिया उस दिन तुम्हारी खैर नहीं। वो कहने लगी, पिछले कई सालों से तुम यही कह रहे हो, क्या कभी तुमने किसी को देखा है? मैं तो अपने मायके तक नहीं जाती, किसी से मिलती तक नहीं। लेकिन केशव का शक खत्म नहीं होता था। वो उस पर शक करता ही रहता था, उसे एक पल भी चैन से नहीं रहने देता था। संध्या कभी कभी तो अपनी माँ से पूछती कि पिताजी क्या ढूंढते हैं माँ? पिताजी कैसी बातें करते हैं? मेरे स्कूल के बच्चे तो मुझे कभी ये नहीं बताते कि उनके पिता घर आकर तलाशी लेते हैं। माँ, पिताजी क्या ढूंढते हैं? संध्या की माँ मासूम बच्ची को क्या बताती कि उसका पिता क्या ढूंढने की कोशिश करता है। पहले पहल तो वो हर बात संध्या से छुपाती थी। कभी कभी सिसकियों को सुनकर जब वो अपनी माँ के पास आंसू साफ करती और रोने का कारण पूछती तो कहती, कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द है। लेकिन सर में दर्द पर कोई यूं नहीं रोता। एक अत्याचार था जो संध्या की माँ सह रही थी। शादी के पहली रात से केशव का यही व्यवहार था। जब उसने पहली बार घूंघट खोलकर अपनी पत्नी को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आया कि उसकी पत्नी इतनी सुंदर भी हो सकती है। इसलिए वो उस पर शक करता था। कहता था कि आंगन में क्यों खड़ी हो, बराबर वाला आदमी तुम्हें देख रहा है, घर के अंदर रहा करो। शुरू शुरू में तो उसे कमरे में बंद कर देता था। वो बार बार कहती, केशव, मैं दूसरों की नज़रों पर ताला नहीं लगा सकती। अरे कोई देखता है तो देखने दो, मैं तो तुम्हारी हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन केशव कहाँ सुनता था। किसी की नज़र उसकी पत्नी पर पड़ती नहीं थी कि वो उसकी अपनी पत्नी को ही कैदी बनाकर रख देता था। कभी उसके सर पर खड़ा रहता, मेरे सामने खाना बनाओ और कमरे में जाओ, मुझे ताला लगाना है। अपनी दुकान पर भी होता तो अब ध्यान अपनी पत्नी की तरफ रहता कि वो मेरी अनुपस्थिति में किसी आदमी के साथ बैठी हंस रही है, बातें कर रही है। पता नहीं ऐसा कौन सा शक था जो उसके दिमाग और दिल में घर कर चुका था और उसने अपने साथ साथ अपनी पत्नी और बेटी की भी जिंदगी को मुसीबत बना के रख दिया था। जब संध्या पैदा हुई तो अब भी केशव को लगता था कि ये उसकी अपनी बेटी नहीं है। पैदा होते ही उसने अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट करवाया था। जब इस बात का विश्वास हो गया कि बेटी उसी की है, तब जाके उसने अपनी बेटी को गोद में पकड़ा था। ये सब देखकर केशव की पत्नी सुमित्रा खून के आंसू रोती थी। वो कहने लगी कि जिस तरह की मानसिक और शारीरिक यातनाएं तुम मुझे दे रहे हो, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। सुमित्रा ने संध्या से ही अपना दिल लगा लिया था। ज़्यादातर समय वो संध्या के साथ गुजारती ताकि शायद समय गुजरने के साथ केशव का शक खत्म हो जाए। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ उसका शक तो जैसे बढ़ता चला गया। एक तो पहले ही डिलीवरी में ऐसी परिस्थितियां सामने आई थीं कि दोबारा सुमित्रा संतान पैदा नहीं कर सकी। केशव ने कहा कि तुमने जानबूझकर अपने साथ कुछ ऐसा करवाया है ताकि तुम ज़्यादा बच्चे पैदा ना कर सको, ताकि तुम दूसरी औरतों की तरह मोटी ना हो जाओ। तुम्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि तुम एक बच्ची की माँ हो। सुमित्रा कहने लगी, तुम्हारा शक पता नहीं कब खत्म होगा।
मेरे हाथ में होता तो मैं क्यों बच्चे पैदा ना करती। मैं नहीं जानती कि ऐसे कौन सी परेशानी हो गई, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता था। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, केशव का शक भी बढ़ता गया। कभी कभी रात के समय उसकी आँख खुल जाती तो कमरे से बाहर निकल कर छत पर चला जाता, वहाँ देखने लगता कि कोई आया तो नहीं। अगर सुमित्रा की आँख खुल जाती तो उसकी शामत आ जाती थी। वो कहती, केशव तुम कहाँ गए थे? और केशव कहने लगा, इसका मतलब मेरा शक ठीक था, तुम मुझे सोता देखकर छत पर गई थी। बताओ किससे मिलने गई थी? सुमित्रा ये सुनकर हैरत से उसे देखने लगी। वो कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी तो अभी भी आँख खुली थी, देखा तो तुम बिस्तर पर नहीं थे। अभी तुम आए हो तो पूछ लिया। वो कहने लगा, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। जब मैं सो रहा था तब तुम छत पर गई थी और किसी से मिलकर आई हो। वो कहने लगी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो सो रही थी। लेकिन वो उसकी कोई बात भी नहीं सुनता था, उसे मारने लगता। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अक्सर संध्या की भी आँख खुल जाती। बचपन से वो यही देखती आ रही थी। जब से होश संभाला था अपनी माँ को ही रोते हुए देखा था। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ जैसे सुमित्रा की सहन शक्ति खत्म होने लगी। संध्या जब 13 साल की हुई तब भी केशव का वही स्वभाव था। किसी त्योहार पर भी सुमित्रा मेकअप नहीं करती थी ताकि केशव उस पर शक न करे, ये न समझे कि वो किसी और को दिखाने के लिए तैयार हुई है। ना आंखों में काजल लगाती, ना ही अच्छे और नए कपड़े पहनती, कि बस एक बार उसका पति उस पर विश्वास करने वाला हो जाए। लेकिन केशव ने अपना व्यवहार नहीं बदला। फिर से उसे शक की नज़रों से देखने लगा तो वो कहने लगी, अब तो तुम्हारी बच्ची बड़ी हो गई है, अब तो ये सब कुछ छोड़ दो। वो क्या सोचेगी कि उसका पिता हर समय उसकी माँ पर शक करता है, उसके चरित्र पर लांछन लगाता रहता है। वो कहने लगा, तूने उसको भी अपने जैसा बना लिया है, तुम अच्छी औरत नहीं हो और उसे भी बुरा बना दोगी। सुमित्रा फट पड़ी, कहने लगी, मैं अच्छी औरत नहीं हूँ तो छोड़ दो मुझे, दे दो मुझे तलाक। सुमित्रा को लगा कि शायद वो ऐसी धमकी देगी तो केशव कुछ डर जाएगा और अपना स्वभाव ठीक कर लेगा। लेकिन वो कहने लगा, देखा, मुझे पहले ही शक था, तुम मुझसे इसलिए तलाक मांग रही हो ताकि तुम अपने आशिक के साथ शादी कर सको। मैं जानता था कि तुम्हारा संबंध किसी न किसी पराये मर्द से ज़रूर है। जितनी तुम सुंदर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई तुम पर मरता ना हो। आज तुमने मेरे शक पर मोहर लगा दी है। वो रोने लगी, कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन केशव ने उसकी एक बात नहीं सुनी और खड़े खड़े उसे तलाक देकर धक्के मारकर घर से निकाल दिया। संध्या अपने पिता के पांव पकड़ रही थी। भगवान के लिए पिताजी, माँ को घर से क्यों निकाल रहे हो? माँ को मत निकालो। लेकिन उसने एक ना सुनी और अपनी पत्नी को धक्के देकर निकाल दिया। वो दरवाज़ा पीटने लगी, रोए जा रही थी, मेरी बच्ची तो मुझे दे दो, मेरे जीने का कोई सहारा तो मेरे पास हो। लेकिन केशव ने बड़ी खूंखार नज़रों से संध्या की ओर देखा और बड़े गुस्से से उसे कहने लगा, जाओ यहाँ से, कमरे में जाकर बैठो। उस समय वो खुद भी गुस्से से पागल था। वो डरी सहमी बच्ची अंधेरे कमरे के कोने में बैठ गई और अब भी वो उसे धमकियां दे रहा था। सुमित्रा को गए हुए अभी 8 दिन भी नहीं गुजरे थे कि केशव ने दूसरी शादी कर ली और उसकी दूसरी पत्नी का व्यवहार संध्या के साथ बहुत बुरा था। वो उसे ज़रा भी वैल्यू नहीं देती थी, सारे कामकाज उसी से करवाती, यहाँ तक कि उसका स्कूल तक छुड़वा दिया। जब वो रोते हुए अपने पिता से कहती कि पिताजी मुझे स्कूल तो पढ़ने दो, बाकी घर के सारे काम तो मैं करती हूँ, तो सौतेली माँ उसके पिता से कहती, जैसे इसकी माँ चरित्रहीन निकली है, मुझे तो लगता है ये स्कूल में ही किसी से चक्कर चला लेगी और कम उम्र में ही भाग जाएगी। पता नहीं कौन सा वहम था केशव के दिल में जो उसने अपनी बेटी को स्कूल से भी हटा दिया। जिस औरत से दूसरी शादी की वो बिल्कुल भी सुंदर ना थी, शायद इसलिए उस पर शक नहीं करता था, लेकिन अब अपनी बेटी पर शक करने लगा था। उस औरत की बातों में आकर अपनी बेटी का स्कूल में जाना भी बंद करवा दिया था। वो एक बार कपड़े धोकर ऊपर रस्सी पर ढालने गई थी, तभी बराबर वाली छत पर बैठा लड़का उसे देखने लगा। वह उस 16 साल की संध्या से काफ़ी बड़ा था, लेकिन फिर भी उसे इशारे करने लगा। वो बेचारी डर के मारे वहीं कपड़े वहीं छोड़कर नीचे उतर आई। वैसे भी वो बहुत घबराती थी। शुरू से उसने अजीब सा माहौल देखा था। जैसे ही वो घबराकर नीचे उतरी तो उसकी सौतेली माँ नीचे ही खड़ी थी। कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ? वो कहने लगी, माँ, वो जो बराबर वाला है ना, बराबर वाला लड़का, वो मुझे इशारे कर रहा था। बजाय इसके कि उसकी सौतेली माँ उस लड़के को डांटती, उल्टा संध्या के पिता से कहने लगी कि तुम्हारी बेटी पहली पत्नी पर चली गई है। जैसे उसने तलाक लेकर अपने आशिक से शादी कर ली, इतनी सी उम्र में ये भी अपने यार पालना शुरू कर रही है। इसे तो ये भी लिहाज नहीं कि बराबर वाला लड़का उससे काफ़ी बड़ा है, फिर भी ये उससे नैन मटक्का कर रही थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उस रात संध्या के पिता ने उसे बहुत मारा था। कहने लगा, दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। संध्या की सौतेली माँ तो उसे खाना भी नहीं देती थी। आए दिन उसके मायके वाले आते रहते
और वो उनकी दावतें करती। सारा खाना भी वो संध्या से बनवाती थी और उसे खाने को भी कुछ नहीं देती थी। एक बार उसने अपने मायके के कुछ लोगों को बुलाया। बड़ी सी दावत थी, उसी में एक लड़का भी था जो लंगड़ा था। उसकी नज़र संध्या पर पड़ी तो उसने अपनी माँ से कहा, विनीता दीदी से कहो कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे कर दें, क्योंकि वो देख चुका था कि विनीता का व्यवहार अपनी सौतेली बेटी के साथ बहुत बुरा है और वो जानता था कि वो उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता तो ढूंढेंगी नहीं, ऐसा वैसा ही ढूंढेंगी, क्योंकि उसके दिल में अपनी सौतेली बेटी के लिए सिर्फ नफरत है। इसलिए वो उसका रिश्ता ज़रूर स्वीकार कर लेंगी। जैसे ही वनीता से उस लंगड़े कजिन की माँ ने रिश्ते की बात की तो वो फ़ौरन मान गई। फिर केशव से कहने लगी, तुम्हारी बेटी ने अपनी पहली हरकत दिखा दी है। इससे पहले कि वो दूसरी बार कुछ कर दिखाए तुम उसकी शादी मेरे कजिन से कर दो, ताकि बदनामी का टीका तुम्हारे माथे पर न लगे। ये सुनकर केशव ने कुछ भी नहीं सोचा और अपनी मासूम बच्ची की शादी उसी लंगड़े से कर दी। जब उसकी शादी फाइनल हुई उस समय संध्या की उम्र सिर्फ 16 साल थी और वो बहुत डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि वो लड़का भी उस पर वैसे ही शक करेगा जैसा कि उसके पिता उसकी माँ पर करता था, क्योंकि उसका पिता उसकी माँ से कम सुंदर था, इसलिए हर समय शक करता था। और ये तो वैसे भी अपाहिज है, लंगड़ा है, पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। वो बहुत डर रही थी। विदा होकर अपने ससुराल आई तो उसका घर उसके मायके घर से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन उसके लिए हर चीज़ अजनबी थी। वो अपने कमरे में बैठ गई। उसकी सास ने ही उसे कमरे में बिठाया था और ख़ुद बाहर चली गई, लेकिन वो बहुत डर रही थी। उठकर बेड के नीचे छुप गई। जब उसका पति नितिन कमरे में आया तो देखा कमरा खाली है। वो परेशान हो गया, लेकिन उसे संध्या का पल्लू बेड के नीचे से नज़र आ गया। उसके लिए ये बात बड़ी अजीब थी। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, कहने लगा, मैं तुम्हें देख चुका हूँ, तुम बेड के नीचे छुपी हो, बाहर आओ। ये क्या तरीका है? संध्या ने जब ये सुना तो और भी ज़्यादा रोने लगी। वो कहने लगा, तुम बाहर आ रही हो या फिर मैं सख्ती करूं? बड़ी मुश्किल से वो बेड के नीचे से बाहर आई और रोने लगी। वो कहने लगा, किस चीज़ का रोना लगा रखा है तुमने, बताओ मुझे। वो कहने लगी, तुम भी मुझ पर शक करोगे, मुझे मारोगे पीटोगे जैसे मेरे पिताजी मेरी माँ के साथ करते थे। नितिन कहने लगा, क्या करते थे तुम्हारे पिता? सारी की सारी बात संध्या ने नितिन को बता दी। वो चुपचाप उसे देख रहा था और वो रोए जा रही थी। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे पिता जैसा नहीं हूँ। उसने संध्या की को शादी की रात कुछ भी नहीं कहा, हाथ तक नहीं लगाया। अगले दिन संध्या की सौतेली माँ बड़ी खुश थी। उसे लगा था कि उसका लंगड़ा कजिन नितिन संध्या के साथ सख्ती करेगा और ये सब देखकर उसके दिल में ठंडक उतरेगी। वो नाश्ता देने के बहाने जब नितिन के घर पहुंची तो देखकर हैरान रह गई, क्योंकि संध्या ने यूनिफॉर्म पहन रखा था और नितिन कह रहा था कि मैं तुम्हारा नाम स्कूल में लिखवा रहा हूँ, तुम आगे पढ़ोगी। ये सुनकर संध्या की माँ बड़ी हैरान हुई। वो नितिन से कहने लगी कि तुम ये क्या कर रहे हो, इसे स्कूल में पढ़वाना चाहते हो? ये तो वहाँ पर अपने आशिक इकट्ठे कर लेगी, किसी न किसी के साथ भाग जाएगी, और तुम तो वैसे भी लंगड़े हो, ये तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। वो कहने लगा, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है, मेरे मामले में तुम ना ही बोलो तो अच्छा होगा। उसने संध्या का नाम स्कूल में लिखवा दिया। संध्या की सौतेली माँ तो नितिन के बदले रंग ढंग देख कर ही हैरान हो गई। वो तो चाहती थी कि संध्या का जीवन नरक बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसका पति बैसाखी से चलता था, लेकिन फिर भी रिक्शा चलाता था और संध्या को रिक्शे में स्कूल छोड़कर आता था। संध्या ने 1 साल में 2-2 क्लास पास की थी और बहुत जल्द वो कॉलेज में जाने लगी। वो अपने पति का भी बहुत ख्याल रखती थी। उसकी सास को भी इस बात पर आपत्ति थी कि वो क्यों पढ़ रही है, लेकिन नितिन ने साफ कह दिया था कि मेरी पत्नी पढ़ेगी, अगर किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। समय यूं ही गुजरने लगा। नितिन वैसा नहीं था जैसा उसका पिता था। उसने संध्या पर विश्वास किया था। जब वो कॉलेज जाने लगी तब भी नितिन उसे कॉलेज के लेने के लिए रिक्शे में आता तो लड़कियां कहती थीं, ये कौन है, क्या तुम्हारा बड़ा भाई है? वो कहती, नहीं, ये मेरे पति हैं। ये सुनकर लड़कियां कहने लगती, बड़े अफसोस की बात है, तुम्हारे घर वालों ने तो तुम पर बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया। तुम इतनी सुंदर हो और तुम्हारा पति तुमसे इतना बड़ा है, ऊपर से लंगड़ा भी है। वो कहती, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, वो जैसा भी है, मगर इंसान बहुत अच्छा है। ऐसे हैंडसम आदमी का क्या करना जो औरत की ज़िंदगी को नरक बना दे। कई बार लोग नितिन का मजाक उड़ाते कि खुद लंगड़ा है, लेकिन किस्मत देखो कितनी सुंदर पत्नी मिली है। कोई कहता है शायद लड़की के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। ऐसी बातें सुन सुनकर नितिन का दिल बोझल होने लगा था, क्योंकि जैसे जैसे संध्या बड़ी हो रही थी और भी ज़्यादा सुंदर होने लगी थी। नितिन ने मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन दिलवाया था और वो स्कॉलरशिप पर डॉक्टर बन रही थी। नितिन दिन प्रतिदिन मायूस होता जा रहा था। लोगों की बातें अब उससे सहन नहीं होती थीं। एक दिन संध्या से कहने लगा, तुम अब एक अच्छी और सफल डॉक्टर बनने वाली हो,
अगर चाहो तो अपने रास्ते अलग कर सकती हो। उस समय संध्या MBBS के पेपर्स की तैयारी कर रही थी। ये सुनकर वो कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें क्यों छोड़ने लगी? वो कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम्हारी क्लास की लड़कियाँ तुम्हारा मजाक उड़ाती हैं। मुझे भी लोग बहुत कुछ सुनाते हैं। मुझे पछतावा होने लगा है कि मैंने तुमसे शादी करके लगता है तुम्हारे साथ कोई अत्याचार किया हो। वो उसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। संध्या कहने लगी, मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारा जैसा पति मिला है। पति मिला, अपने पिता जैसा नहीं मिला, जिसने मुझ पर शक करके मेरी ज़िंदगी नरक बनाई हो। तुमने मेरी ज़िंदगी की कठिनाइयों को आसान किया है, इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। लोगों की बातों का क्या है? लोग तो बातें करते हैं, उनका तो काम ही है बातें करना। जब मैं और तुम खुश हैं तो किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ना मुझे और ना ही तुम्हें। तुम मेरे पति ही नहीं हो, तुम मेरे लिए भगवान का रूप हो। ये सुनकर नितिन उसे देखता रह गया। वो उसके दोनों हाथ पकड़कर आंखों से बहते आंसू साफ कर रहा था। संध्या की आंखों में नितिन के लिए सच्चा प्यार था। उसकी सौतेली माँ पहले तो केशव के दिल में जहर घोलती रही। केशव को वैसे भी शक करने की आदत थी। कुछ समय तो वो विनीता के साथ सही रहा, लेकिन फिर उस पर भी शक करने लगा। वैसे ही मारने लगा जैसे कभी सुमित्रा को मारता था। वही बातें, वही स्वभाव था। जब तक बेटी थी, बेटी पर शक करता था। अब वो अपने घर, अपने ससुराल जा चुकी थी तो फिर अपनी दूसरी पत्नी पर शक करने लगा था। जब भी विनीता के मायके वालों को घर देखता या किसी भी लड़के को घर पर देखता तो चीखता चिल्लाता और उसे मारने लगता। वो बहुत रोती थी। वो संध्या की जिंदगी को नरक बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी नरक बन चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।